आज का जो टॉपिक है वो वाटर से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस इंटायर लाइफ का, एवरी ह्यूमन बींग्स के लिए। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, इवन दैट प्लानेट अर्थ पे, वो क्या है, उसका क्या मतलब, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो वाटर है, 97.5% जो वाटर है वो सेलाइन है, दैट मीन्स साल्ट वाटर है। और वो कहाँ पे मौजूद है? ओशन में मौजूद है। अगेन 2.5% जो वाटर है वही केवल फ्रेश वाटर है, जिसको हम किसी ना किसी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। और वो जो 2.5% वाटर है उसमें 79% जो है आइस कैप या ग्लेशियर के फॉर्म में जो वाटर है वो फ्रीज है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो 2.5% फ्रेश वाटर था, उसमें 20% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, दैट मीन्स वो ज़मीन के अंदर एक्यूफर में ऑलरेडी जो है दबा हुआ है, एक्यूफर में है, जिसको हम पंप करके बाहर निकालते हैं। ठीक है। और 1% जो अवेलेबल वाटर है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये है जो कि नदियों या फिर वो ओपन सोर्स में वो पाया जाता है। नाउ दोस्तों, हम देखते हैं कि जो 1% अवेलेबल वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्मेट में इस अर्थ में है। हम देख सकते हैं जो 1% अवेलेबल वाटर है उसमें से जो 52% है वो लेक में है, दैट मीन्स जो हमारे यहाँ फ्रेश वाटर लेक्स हैं, उसमें 52% वाटर है। और अगेन जो वाटर इन सॉयल, दैट मीन मिट्टी में जो पानी है, जैसे कहते हैं ना, मिट्टी में जो मॉइस्चर अवेलेबल, जैसे कोई सीड या कुछ जर्मी अप्लाई करते हैं, उसको जर्मिनेट होने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो मिट्टी से मिलता है, तो उसमें 38% वाटर है। 52 और 38 मिल के ये 90% वाटर हो गया। अगेन जो 10% वाटर है उसमें से 1% वाटर, ओनली 1% वाटर जो है वो रिवर में है अवेलेबल। और वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पेड़ पौधे और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें 0.8% केवल वाटर है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना कम परसेंटेज में। अगेन वाटर इन वेपर फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी वाटर अवेलेबल होता है जो कि वेपर फॉर्म में है, वो 8.2% है। तो इस प्रकार से ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ में किस प्रकार से है, इस स्लाइड में ये फिगर की सहायता से क्लियरली जो है वो हमने बताया आपको। नेक्स्ट जो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो वाटर से रिलेटेड, तो वाटर से सबसे पहले देखते हैं वाटर का जो मीन्स कंपोजिशन है, मालिकुलर फार्मूला वो क्या होता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं वाटर को हम H2O के फॉर्म में लिखते हैं, इसका, जिसमें 2 हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जो कि आपस में अरेंज होते हैं 104.45, ठीक है, एंगल पे। वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बीच का जो कोड होता है 104 डिग्री 45 मिनट का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन क्या वाटर की जो क्वालिटीज़ हैं उसके कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में देखते हैं। जो वाटर होता है कि उसमें जर्नल टेम्परेचर और प्रेशर पे एक फीका बिना गंध वाला तरल पदार्थ है और ये पारदर्शी होता है। इसका क्वथनांक, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम पर्वत पे एवरेस्ट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये 68 डिग्री पे उबल जाता है, दैट मीन्स। और समुद्र तल पे ये 100 डिग्री समुद्र तल पे होता है। इन जनरल जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है हम लोग 100 डिग्री ही मानते हैं, ठीक है। बट जब ऊंचाई बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, जो कि 68 डिग्री अगर हम टॉप पे चले जाएंगे एवरेस्ट पे, ठीक है। नाउ जो वाटर सॉइल में अवेलेबल होता है वो केसिका क्रिया के कारण अवेलेबल होता है, ठीक है। प्लांट को जो वाटर मिलता है वो कैपिलरी वाटर है, ठीक है, केसिका क्रिया के संदर्भ में वो वाटर मिलता है। अगेन वाटर एक बहुत प्रबल विलायक है, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को, जो कि 2 फॉर्म में होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो वाटर के साथ कोई कंपोनेंट अगर घुल जाता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जैसे चीनी को, नमक को हम वाटर के साथ घोल सकते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जैसे सॉइल हुआ,
सैंड हुआ, स्टोन हुआ, ये सारे जो हैं हाइड्रोफोबिक हैं, मींस वाटर के साथ नहीं घुलते हैं। और इसका जल का जो घनत्व होता है वो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड, इन जनरल 4 डिग्री। घनत्व का मतलब जो घनत्व जिसमें वाटर का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो होता है 3.98 डिग्री पे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट ये है, जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है, इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। सो वाटर का जो घनत्व है जमने के बाद, दैट मीन्स आइस फॉर्मेशन के बाद में ये कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर किसी लेक में वाटर फ्रीज होगा तो उसका जो घनत्व है वो कम होने की वजह से जो आइस होगी वो ऊपर आ जाएगी। इसी वजह से वहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो नीचे जिंदा रहती हैं। सो एक नेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेनामेना है ये, जो कि जमने पर, दैट मीन्स अगर वाटर फ्रीज होगा तो उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और उसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग वाटर के कितने प्रकार होते हैं। सो जो मेनली वाटर होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है आसुत, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं। दूसरा है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, जिसको हम लोग पीते हैं। और कठोर जल, हार्ड वाटर। कठोर जल अगेन अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता, दो भागों में ये डिवाइड है। और फोर्थ है भारी जल। सो एक एक करके हम लोग समझते हैं इसमें ये आसुत जल और मृदु जल ये सभी क्या होते हैं। ओके। सो फ्रेंड, जो ये आंसू जल होता है वो अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। ठीक है। आसवन में पानी को उबालकर उसको भाप को एक सॉफ्ट कंटेनर में संघनित कर दिया जाता है। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर है इसको हीट अप करके यहाँ से, और ये जो आपको दिख रहा है 6-7 में, यहाँ से हम एक वाटर पाइप निकाल देते हैं जिससे कि यहाँ पे वाटर कंडेंसेशन प्रोसेस से इस 8 नंबर के केतली में इकट्ठा हो जाता है। सो इसमें हमें केवल वाटर का जो H2O मॉलिक्यूल है वही मिलता है, जितने साल्ट हैं वो 15 नंबर इस कंटेनर में यहीं पे रुके रह जाते हैं। ठीक है। तो ये फुली हमें जो डिस्टिल्ड वाटर है इस कंटेनर नंबर 8 में मिल जाएगा। सो इसको कहते हैं आसुत जल। ये एक सबसे शुद्धतम जल होता है। ठीक है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। बिकॉज ये हम पी नहीं सकते हैं, अगर पियेंगे भी तो कोई नुकसान नहीं होगा, बट जो एसेंशियल मिनरल्स हमें चाहिए वो इसमें नहीं अवेलेबल होते हैं, बिकॉज इसमें केवल H2O प्योरली इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस से दूसरी जगह पे एकत्रित हो जाता है। ठीक है। इसका उपयोग चिकित्सीय कार्यों में जैसे दवाइयाँ, शल्य उपकरणों आज के धोने में किया जाता है। ठीक है। सो इसका मेजर यूज़ स्पेशली मेडिकल क्षेत्र में और मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम इससे पूछें कि आपसे कि आंसू जल और वर्षा जल में कौन प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली आंसू जल होगा क्योंकि उसमें H2O के मालिक्यूल के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई साल्ट नहीं है, कुछ भी उसमें घुला नहीं हुआ है। बट इन केस ऑफ वर्षा जल की हम बात करें तो वर्षा जल में ऊपर से जो बादल वाष्प बन के ऊपर वर्षा करते हैं, सो एटमॉस्फेयर में वाटर मींस आएगा, एटमॉस्फेयर से होते हुए फिर जो है वो ज़मीन पर आएगा। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित धूल के कण, गैसेस और अदर मॉलिक्यूल्स उस वाटर के साथ, उस वाटर जो बूंद है उसमें घुल जाएंगे। सो वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है। सो हम आंसू जल को एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ रेन वाटर। अगेन मृदु जल क्या होता है? सो मृदु जल वह होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। ठीक है। और इसी वाटर को हम लोग पीते हैं और इसका ही मेजर यूज होता है दैनिक जीवन में। ठीक। मृदु जल, सॉफ्ट वाटर जिसको बोलते हैं। नाउ कठोर जल। कठोर जल वो जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है उसे कठोर जल बोलते हैं। ठीक है। ये कठोर जल है। सो जल की कठोरता मतलब क्या कारण है कि जो कि वाटर कठोर हो जाता है, मतलब हार्ड वाटर हो जाता है। सो उसके जो मेजर कारण है वो जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण है वो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसकी कारण जो है वाटर जो होता है वो कठोर होता है।
ये साबुन ये लवण साबुन के साथ अभिक्रिया करके एक अम्लीय यौगिक बनाते हैं, जिससे साबुन का अधिकांश भाग जल में उपस्थित लवणों से अभिक्रिया करने में खर्च हो जाता है। सो ऑब्वियसली अगर जो साबुन है वो उसको हम वाटर के साथ में जब यूज़ करेंगे तो उसका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है उससे अभिक्रिया कर लेंगे और वो झाग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। सो इस प्रकार से जो कठोर जल होता है वो धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ना ही पीने के लिए उपयुक्त होता है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। वो कितनी मात्रा में है, दे आर डेंजरस फॉर द हेल्थ। ओके, नाउ हम देखते हैं कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। सो फ्रेंड्स, जल की जो कठोरता होती है वो मेजर दो प्रकार की होती है। वो है अस्थायी कठोरता। सो अस्थायी कठोरता और दूसरी अस्थायी कठोरता। अस्थायी का मतलब जिसको हम थोड़े समय के लिए उसको आसानी से थोड़ा ट्रीटमेंट देके उसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये किस कारण होती हैं? जल में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं तब ये अस्थायी कठोरता कहलाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगेन कौन सी विधि है इसको रिमूव करने की? सो इसमें जो विधि है ये पहला है उबालने से। सो अगर कोई वाटर अस्थायी कठोर है तो उसको उबालने से वो अवक्षेप नीचे बैठ जाते हैं और आसानी से पीने लायक, यूज़ करने लायक हो जाता है। अगेन दूसरी है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में क्या करते हैं, जो बुझा हुआ चूना है उसको पानी में डाल देते हैं, जिससे कि वो रिएक्शन कर लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण है और अवक्षेप नीचे आ जाता है। जो प्योर वाटर होता है उसको हम आसानी से छान के अलग कर सकते हैं। सो ये हुआ और अस्थायी कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट के लवण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से अस्थायी कठोरता होती है। सो ये कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट विधियां हैं वो कैसे हम अस्थायी कठोरता को रिमूव करें, हटाएं। सो धामन सोडा विधि है, परम्यूटेड जियोलाइट विधि है और कैगलान। सो ये तीन इम्पॉर्टेंट विधि हैं, जिसमें से सेकंड नंबर जो परम्यूटेड है, जिसको जियोलाइट भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। नाउ भारी जल, फोर्थ वन भारी जल। भारी जल जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1S3, जिसका दूसरा जो नाम है ड्यूटेरियम, और 1S3 जिसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है। सो जो ट्रिटियम होता है 1H3, ड्यूटेरियम होता है 1H2, जिसको हम D2O यानी भारी जल भी कहते हैं। इसमें 0.014% साधारण जल होता है। दैट मीन्स 90% से जो ज़्यादा पानी होगा वो D2O फॉर्म में होगा, और 0.01% ही जो सिंपल वाटर होता है 1H1 वाला वो होता है। ठीक है, जिसको हम H2O कहते हैं। और साधारण जो H2O होता है उसका अणुभार कितना होता है, 18, और जो D2O यानी भारी जल होता है उसका अणुभार होता है 20। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके तीन समस्थानिक है आइसोटोप, जिसको मैंने बताया, जिसमें आइसोटोप वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर जो होते हैं उसके सब समान हो, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, ऐसा जल जिसमें, और जैसा कि हमने बताया अभी कि जो D2O होता है उसमें 99% से अधिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो D2O के होते हैं। ठीक है, इसका घनत्व जो होता है भारी जल की अपेक्षा इसका ज़्यादा होता है। इसका घनत्व 1.1044 होता है, जबकि जो सामान्य जल है उसका घनत्व 1 माना जाता है, 1 है। ठीक है। भारी जल के उपयोग कौन कौन से हैं? तो भारी जल के उपयोग जो मेजर हैं वो नाभिकीय संयंत्रों में होने वाले नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए यूज होता है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब दो भारी कण आपस में मतलब टकराते हैं, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, सो उससे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो उस अभिक्रिया की जो गति को नियंत्रित करने के लिए हम भारी जल का उपयोग करते हैं। भारी जल का मेजर जो उपयोग होता है वो न्यूट्रॉन जो निकलते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तो अभिक्रिया का जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसका प्रोसेस नियंत्रण में हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम नाभिकीय ऊर्जा वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं।
नहीं तो अगर हम किसी नाभिकीय रिएक्टर में अगर भारी जल का उपयोग नहीं करेंगे तो वो चेन है बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे। न्यूट्रॉन जैसे निकलेंगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, यूरेनियम और अदर जो नाभिकीय अणु होते हैं, उससे रिएक्शन कर करके वो अभिक्रिया मीन्स चैन बढ़ता जाएगा। तो अगर न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे तो रिएक्शन उसका कंट्रोल में आ जाएगा, वो रुक जाएगा। सो नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन एवं शांतिपूर्वक उपयोग के लिए हम भारी जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। सो ये रहा भारी जल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। सो सो दोस्तों, ये है कंप्लीट वीडियो जल से रिलेटेड। आई थिंक आपको इसमें कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।